अगर आप कभी किसी एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसने जीवन में बहुत सारा लोन ले रखा है, तो आप पाएंगे कि वो अपना जीवन भर सिर्फ जो कमाता है वो अपना लोन को रीपे करने में या उसका ब्याज निकालने में ही गवा देता है। या यूं कहें कि वो जिंदगी भर सिर्फ कमाते ही इसीलिए है कि वो अपना कर्ज चुका पाए। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने एक क्लाइंट से एक बार बात करी तो उसने मुझे बताया कि सर, उसकी इनकम जो है वो लाखों में होने के बावजूद वो हर महीने 1 से 5 तारीख का इंतजार करता है कि मेरी जितनी भी ईएमआईज है वो सारी ईएमआई रेगुलरली चली जाए। उसके बाद जो थोड़ा बहुत रेगुलर बचता है उससे वो अपनी सेविंग या कुछ कहें कि एक्स्ट्रा खर्चे कर पाता है। बट ये विशियस सर्किल जो पूरा है ये ऐसे के ऐसे ही चलता रहता है। हर महीने वो कमाता है और अपनी जो ईएमआईज है उनको चुकाता है, बट अभी तक वो इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है कि कब वो दिन आएगा जब हम अपनी सारी ईएमआईज पे ऑफ कर देंगे और हम कुछ ऐसा सब्सटैंशियल पोर्शन बचा पाएंगे जो हमारे जीवन में आगे काम आए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी लोन के जाल में फंस चुके हैं तो आप इस लोन के जाल से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सिनेरियो इमेजिन करिए या मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक छोटा बिजनेसमैन था, उसने ये सोचा कि उसको एक अपना बिजनेस करना है तो मार्केट से 10 लाख रुपए लेके आएगा। उस 10 लाख रुपए को अपने बिजनेस में लगाएगा और बिजनेस में लगाने के बाद उस 10 लाख से 20 लाख कमाएगा। 10 लाख रुपए कमा करके 10 लाख के जो प्रॉफिट है उससे दोबारा से बिजनेस करेगा। ये तो हो गई उसकी पूरी सोच। बट जब वो 10 लाख रुपए लेके आया तो उसके पास पैसे की इतनी अच्छी समझ ना होने के कारण उस 10 लाख से 20 लाख तो कमाना भूल जाइए, उस 10 लाख का उसने 8 लाख कर दिया। मीन्स उसने 2 लाख का ऑलरेडी लॉस इनकर कर लिया। अभी क्या हुआ, जब उसने 2 लाख का लॉस इनकर कर लिया तो उसने सोचा चलिए ऐसा करते हैं, मार्केट से 10 लाख रुपए और ले आते हैं, हमारे पास 18 लाख रुपए हो जाएगा, इसको दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि हम इस 18 से 20, 22, 25 लाख रुपए बना पाए। बट उसके पास अच्छा ज्ञान नहीं था, या क्यों कहें कि प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण उसने दोबारा से लॉस कर लिया और अब इस समय उसके पास जो 18 लाख रुपए थे उसने कर्जे के दौरान उसके भी कम कर दिया। मीन्स क्या हुआ, 18 लाख का जो कर्जा था वो कर्जा उसका थोड़ा और बढ़ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाना। तो वो जो बिजनेसमैन था वो पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंस चुका था और डेब्ट में फंसने के कारण उसने क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी ईएमआईज का जो बर्डन था वो बढ़ता गया और प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण लास्ट में क्या कह सकते हैं, इसको एक विशियस सर्कल में वो फंस गया जहां पे वो सिर्फ कमाता था अपना लोन को रीपे करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को तो लाइक जरूर करिएगा, प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेके आऊं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो चलिए आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेब्ट का क्लासिफिकेशन। अगर आपको अच्छे से समझना है कि लोन किस तरीके से वर्क करता है तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक होता है गुड लोन, एक होता है बैड लोन। सबसे पहले अगर हम लोग गुड लोन के ऊपर आए तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूं कि आप लोन मत लीजिए। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि गुड लोन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के लिए बिजनेस लोन लिया है और आपको बिजनेस की अच्छी समझ है तो आप उस 10 लाख रुपए से 20 लाख बना सकते हैं, तो ये आपके लिए हो गया एक गुड लोन। सेकेंड होता है एजुकेशन लोन। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं और एजुकेशन लोन की वजह से आप कोई डिग्री हासिल करते हैं जो आगे चल के आपको 10, 20, 30 लाख का पैकेज देती है, तो वो भी आपका हो गया गुड लोन। अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेते हैं जिसको इन्वेस्ट करके आप कोई घर खरीदते हैं और वो घर की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, प्लस उससे आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं, तो ये जो सारे तरीके के कैटेगरी के लोन थे ये सारे ही आते हैं गुड कैटेगरी ऑफ लोन्स में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने दूसरी कैटेगरी आपको बताई थी बैड कैटेगरी ऑफ लोन्स, उसमें कौन कौन से लोन्स आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर वो लोन जो कि आपको कोई एसेट बिल्ड करके नहीं देता है वो मेरे हिसाब से एक बैड लोन है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो जीवन में आपका सबसे बड़ा गुनाह है। आप ये मान के चलिए जब तक आपने वो लोन रीपे नहीं किया आप जिंदगी भर से ब्याज चुकाते रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दूसरे कैटेगरी की। सपोज अगर आपने कार के लिए लोन लिया तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कार आपकी शौकिया चीज है, तो उसके लिए हुआ जो लोन है, सपोज आपकी 20 लाख की कार है और आपने अगर उसके ऊपर 12 लाख का फाइनेंस करवा, कार तो जैसे ही शोरूम से बाहर आएगी उसकी वैल्यू जो होगी वो डिप्रिशिएट होकर 60-70% ही बचेगी। बट लोन जो होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना है, तो हो सकता है कि जितना लोन आपने लिया हो उससे ज्यादा ही आप रीपे करेंगे टोटल टाइम पीरियड में। तो ये जो लोन लिया जाता है इसको भी आपको कम से कम रखना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दे, मींस डाउन पेमेंट कर दे और लोन का जो अमाउंट है उसको कम रखिए। दोस्तों, आगे मैं आपको बता रहा था मैरिजेस के बारे में। देखिए आजकल बहुत चीज चलन चला हुआ है कि बहुत लोग बहुत ही लेविश वेडिंग करना पसंद करते हैं, बट उस लेविश वेडिंग के चक्कर में हो सकता है आजकल के लोग जो है वो लोन लेके भी वेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे किसी शादी समारोह करने के लिए लोन लेते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी आपकी ये कमी है, क्योंकि ये सारे लोन वो होते हैं जो कि कोई आपको एसेट तो बिल्ड करके देंगे नहीं,
बट उनमें लिया हुआ जो पैसा है वो आपको ये जो डेब्ट ट्रैप मैं बता रहा हूँ इसमें जरूर फंसा के छोड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा बजटिंग और प्लानिंग के बारे में, क्योंकि अगर आपको अपने सारे लोन्स को पेमेंट टाइमली करना है और अच्छे से रीपे करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी होती है बजटिंग। दोस्तों बजटिंग में क्या करना पड़ेगा, एक तरफ ना आपको अपने जितनी भी इनकम के सोर्सेज हैं वो सारे ही सोर्सेज रखने हैं। मीन्स अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी एक सैलरी आती होगी, आपकी कोई डिविडेंड इनकम होगी, आपकी कोई अदर सोर्स से इनकम होगी, हो सकता है आपकी कोई रेंटल इनकम हो। तो इस तरीके से जितना भी पैसा आप कमाते हैं उसको आप अगर एक तरफ रखेंगे, उसके अगेंस्ट में जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, मीन्स लाइवलीहुड से रिलेटेड खर्चे हो गए, आपके बच्चों की पढ़ाई हो गई, आपके अदर एक्सपेंसेस हो गए, फ्यूल एक्सपेंसेस हो गए, डेली ग्रॉसरी के बिल्स हो गए, इन सबको जब आप मैनेज करेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि टोटल जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें से कितना ऐसा पैसा है जो आपकी ज़रूरतों पे चला जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसी से आप अपने लोन्स जो है उनको रीपे करेंगे। तो अगर आप ऐसी बजटिंग बना लेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे लोन्स हैं आपके जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन हैं, उनको आपको सबसे पहले पे ऑफ करना चाहिए। तो अगर आपने ऐसी कोई बजटिंग बना रखी है तो आपको पता रहेगा कि अगर आपके पास सब कुछ खर्चा करने के बाद 50,000 रुपये बचता है तो उस 50,000 रुपये से अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको सबसे पहले पे करना चाहिए, क्योंकि वो 36 से लेके 48% तक का इंटरेस्ट जो होगा वो अट्रैक्ट कर रहा है। बाकायदा इसके जो अगर हाउसिंग लोन आपके पास कोई है जो कि 6 या 7%, 8% की कैटेगरी में आता है तो उसको आप चला सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले तरीके के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेम्परेरी कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी को जीना बंद कर दीजिए, बट अगर आप किसी ऐसे जाल में फंस गए हैं, लोन के जाल में फंस गए हैं जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जितने भी आपके खर्चे हैं उनको टेम्परेरी कट ऑफ करना पड़ेगा। आप अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और ये डिसाइड करिए कि वो कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि आप इंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, लग्जरीज के ऊपर खर्च करते हैं या अपने प्लेजर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो क्या आप उन खर्चों को रिड्यूस करके या टेम्परेरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मीन साल 2 साल के लिए उनको कट ऑफ करके तो क्या कोई ऐसा अमाउंट बचा सकते हैं जिससे आप अपने ये जो लोन्स हैं इनको हैवीली रीपे कर पाएं, मीन्स जो बड़े इंटरेस्ट के लोन हैं उनको जल्दी रीपे करें। तो ऐसा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको जो अपने ऐसे खर्चे हैं उनको जरूर कट ऑफ करना चाहिए, उनसे बचाया हुआ पैसा भी आपको लोन्स में रीपे करना चाहिए। दोस्तों अगला तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है नो ओवर स्पेंडिंग का। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि आपको अपने लोन्स जल्दी रीपे करने हैं तो आप ऐसी कंडीशन में ओवर स्पेंडिंग तो कर ही नहीं सकते। मीन्स ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई माइंड में ऐसा खर्चा सोच रहे हैं जो कि थोड़ा बड़ा है बट उसको डिले किया जा सकता है तो आप उसको ज़रूर डिले करिए। जैसे कि अगर आप अपने घर का रेनोवेशन सोच रहे हैं बट अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं तो उसको आप डिले कर सकते हैं। आप कोई शादी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको भी आप डिले कर सकते हैं। आप कोई फॉरेन ट्रैवल सोच रहे हैं उसको आप डिले कर दीजिए। बच्चों की पढ़ाई जो कि बहुत ज़रूरी है उसको आपको टाइम टू टाइम पीरियड पे चलते रहना चाहिए, बट उससे अलावा अगर आपके पास कोई भी बड़े खर्चे आ रहे हैं, आपके मन में कोई नए बिजनेस का आइडिया है, उसको भी आपको डिले करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के आइडिया में हो सकता है कि आपके कुछ एक्स्ट्रा फंड्स लग जाएं। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अगर कोई लोन चल रहे हैं उनको आप रीपे करने का माइंड में बना चुके हैं या ऐसा सोच सके हैं कि आपको इस पूरे जाल से बाहर आना है, मैंने जो आपको ये सारी चीज़ें बताई इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों में भी आपका ज़्यादा पैसा लगेगा और जब आपको लोन्स रीपे करने ही हैं तो ये पैसा खर्च करने का क्या मतलब। दोस्तों अगला जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि उस तरीके से आप सभी लोग, अगर आप अपना लोन रीपे करना चाहते भी नहीं है फिर भी आप एक मोटा पैसा अपने घर से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला तरीका मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका नाम है सेल अनयूज्ड गुड्स। मीन्स जितने भी अनयूज्ड गुड्स हैं उनको सारे गुड्स को आपको सेल कर देना है। सेल करना मतलब क्या है, अगर आप अपने घर में देखेंगे तो हो सकता है आपके अगल बगल कुछ ऐसा सामान आपको दिख जाए जो कि सामान आपने साल 2 साल से यूज ही ना किया हो बट वो अभी भी आपके घर में पड़ा हो। कोई ऐसी पुरानी टेबल, कोई ऐसी पुरानी बुक्स, कोई आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई आपकी गेमिंग कंसोल, हो सकता है कि कोई आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे जो आपके घर में पड़े होंगे बट 2, 3, 4 साल से आपके काम में नहीं आए, बट फिर भी वो आपके घर में जगह खपा रहे हैं। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि OLX हो गया, क्विकर हो गया, जहाँ पे आप ये सामान बेच सकते हैं। तो अगर अपने घर में देखेंगे तो हो सकता है ऐसा सारा सामान आप बेच के कुछ ऐसा सरप्लस इकट्ठा कर पाएं, जिससे हो सकता है कि कुछ ऐसा आपका जो लोन चल रहा हो, छोटा मोटा पर्सनल लोन चल रहा हो 70-75, 1 लाख रुपए का, वो उतने पैसे से ही रीपे हो जाए। बट आपने अगर इस तरीके से आज तक नहीं सोचा, इसलिए वो लोन भी आपका चल रहा है और वो सामान भी आपके घर में पड़ा हुआ है। दोस्तों जो अगला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो अपनी इनकम है उसको बढ़ाने के बारे में सोचना है, क्योंकि देखिए लोन जो है वो उसकी EMI अगर बन चुकी है तो वो सेम अमाउंट से ऑलरेडी रीपे होगा, और उसको अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो जिस समय आपने लोन का असेसमेंट कराया था आपकी EMI कैलकुलेशन उस समय की इनकम के अकॉर्डिंग ही करी गई थी।
बट अगर आप चाहेंगे कि आपको लोन को जल्दी रिपे करना है तो आप अपने इनकम की जो स्रोत है उसको बढ़ा सकते हैं। मींस डिफरेंट मोड्स ऑफ इनकम की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप किसी जॉब में है, कोई काम करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए पार्ट टाइम में कोई काम कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं तो आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे जहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स आए और उन रिटर्न्स को भी आप जो है अपने लोन रिपे करने में चुका पाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो ये 6-7 तरीके बताए हैं, अगर आप किसी लोन के जाल में फंस चुके हैं तो उस जाल से बाहर आने के लिए तो आपको ये सारे तरीके बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपके पास करंट में कोई भी ऐसे लोन चल रहे होंगे जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे बट आप निकल नहीं पा रहे थे, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो तरीके मिल गए होंगे जिन तरीकों का इस्तेमाल करके आप लोन से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू।